हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 और 16 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास हमारी देखा जाए तो यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा, उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा सभी के लिए रामबाण है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये आपके यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं सहित टीजीटी, पीजीटी या अन्य कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो खबरें होती हैं उनको हम लोग कवर करते हुए पिन पॉइंट करके फिर से कहता हूं कि डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको हम लोग अपने इस क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी और एनआई पर फोकस किया जाता है। साथ ही साथ आकाशवाणी और दैनिक भास्कर के महत्वपूर्ण इनपुट्स को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए हमारा ये जो करंट अफेयर का पैकेज है, ठीक है, करंट अफेयर जो डेली आता है इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज की तरह डिजाइन करके रखा है। मासिक पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आपको प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, ठीक है, शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाती है और ये वीडियो क्लास यूट्यूब पर आ जाती है। इसके साथ साथ में देखा जाए तो प्रतिदिन आपको जो क्लास पीपीटी होती है, क्लास पीपीटी और प्रिंटेबल पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है, इसको शेयर कर दिया जाता है। प्रतिदिन ऐप पर 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है, ठीक है, और महीने के अंत में देखा जाए तो एक फुल एमसीक्यू का टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है वो, उसको आप ऐप पे जाके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और महीने के एंड में पूरा महीने का कंपाइलेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सारी चीजें, सारी सुविधाएं जो है ये मात्र 25 रुपए में आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 25 रुपए पे करके आप इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप इस वीडियो के पिन कमेंट में जाइए, पिन कमेंट चेक करिए, वहां पर पिन कमेंट में आप जाइए, क्लिक करिए, हमारे ऐप पे पहुंचेंगे, वेबसाइट पर पहुंचेंगे, वहां से आप डेमो देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा कोर्स डिजाइन है, सब कुछ आपको वहां से दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 और 16 जून की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली खबर क्या है, दिवस पे चर्चा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने परिवारों को भेजी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है ना, उसके महत्व को रेखांकित करता है। यहां पर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस प्रवासियों के योगदान और चुनौतियों को स्वीकार करता है। यानी कि यूएन के द्वारा इस दिवस को घोषित करके रखा गया। उसका नाम क्या है, यहाँ पर इस दिवस को किस नाम से जानते हैं तो अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के रूप में जानते हैं। और अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस देखा जाए तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर देखें तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में देखा जाए कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ये 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हर साल जो 15 जून का दिन होता है इसको विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखा जाए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता 15 जून 2006 को बुजुर्ग दुर्व्यवहार के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई एक वार्षिक पहल थी। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले थीम क्या है इस बार का, वर्ष 2025 के लिए इसका थीम है एड्रेसिंग एब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज थ्रू डाटा एंड एक्शन। ये है इसका थीम, ये थीम याद रखिएगा, एड्रेसिंग एब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज थ्रू डाटा एंड एक्शन। ये इस दिवस का महत्वपूर्ण विषय है, केंद्रीय विषय है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का। चलिए आगे हम चर्चा करें। अगली खबर क्या है, यहां पर देखा जाए तो म्यूनिख आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत का स्थान। ठीक, म्यूनिख आईएसएसएफ विश्व कप 2025 जो हुआ था इसमें भारत की रैंक क्या रही पदक तालिका में, चर्चा कर लेते हैं। भारत ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल में अपना अभियान 4 पदकों, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक सहित, ठीक है, 2 स्वर्ण जीते और 2 कांस्य पदक जीते के साथ समाप्त किया। पदक तालिका में भारत चीन और नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा, चीन और नॉर्वे के बाद देखा जाए तो भारत की कौन सी रैंक रही, भारत की तीसरी रैंक रही, याद रखिएगा। और कहां पर आयोजित किया गया था आईएसएसएफ विश्व कप, जून 2025 में कहां पर आयोजित किया गया, म्यूनिख में आयोजित किया गया। म्यूनिख कहां पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, देखा जाए आईएसएसएफ विश्व कप राइफल म्यूनिख जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित किया गया था और इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ आईएसएसएफ द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना 8 से लेकर 15 जून के बीच में कहां पर आयोजित किया गया था, म्यूनिख जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। यहां पर देखा जाए अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित 2025 सत्र के पहले आईएसएसएफ विश्व कप में भारत ने 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य जीते थे और पदक तालिका में भारत जो था वो चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। यानी कि देखा जाए तो आईएसएसएफ का जो
आयोजन किया गया था। ब्यूनस आयर्स में पहला आयोजन हुआ था। ठीक है, जो पहला चरण हुआ था वो कहाँ हुआ था? पहला सत्र 2025 का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था आईएसएसएफ विश्व कप का? तो वो ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था, जो राजधानी है अर्जेंटीना की। और यहाँ पर भारत को टोटल कितने पदक मिले? 8 पदक मिले थे, जिनमें 4 स्वर्ण था, 2 रजत था और 2 कांस्य पदक था। और चीन के बाद भारत की रैंक क्या थी? तो चीन के बाद भारत की रैंक दूसरी थी। वहीं पर हम बात कर लें तो पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित दूसरे विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने 7 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और एक कांस्य पदक शामिल था। और यहां देखा जाए तो पदक तालिका में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का कौन सा रैंक था? तो भारत का तीसरा स्थान था। ठीक है, यहां पर याद रखिए, भारत का तीसरा स्थान था। और देखा जाए यहां पर हम बात कर ले चीन के शहर निंगाबो में 7 से 15 सितंबर 2025 तक अगले विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, अगला विश्व कप का आयोजित किया जाएगा यहाँ पर, तो 7 से 15 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? चीन में। तो यानी कि परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। देखा जाए तो आरओ की परीक्षा में, ठीक है, आरओ की परीक्षा में एक क्रोनोलॉजी का सेट होता है। आपसे देखा जाए तो आरओ की परीक्षा में निधन से संबंधित सवाल पूछे कि किसका निधन पहले हुआ, किसका निधन बाद में हुआ। उसी प्रकार से देखा जाए तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा में युद्धाभ्यास का क्रम पूछ लिया, डेट वाइज पूछ लिया। अब देखा जाए आरओ की परीक्षा या यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री में आपसे एक सवाल पूछ सकता है, जो आईएसएसएफ विश्व कप, आईएसएसएफ विश्व कप है ना, इसमें देखा जाए सत्र पूछ सकता है। 2025 में जितने सत्र आयोजित हुए ना, 2025 में जितने सत्र आयोजित किए गए, मैं पेन चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। 2025 में जितने सत्र आयोजित किए गए उनका क्रम पूछ सकता है। पहला सत्र, दूसरा सत्र, ठीक है, तीसरा सत्र और चौथा सत्र। अब आपको पता है यहां पर देखा जाए 4 सत्र आयोजित होंगे। चौथा सत्र आयोजित होगा सितंबर महीने में, ठीक है, और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है। 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है। तो वहां पर देखा जाए आपसे पूछ सकता है लीमा, फिर उसके बाद नोंगबो, उसके बाद पूछ लिया म्यूनिख और ब्यूनस आयर्स। ठीक है, आपको दे देगा सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए। ठीक है, अब आपको या तो सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए ऐसा पूछ लिया, और या तो सीधे सीधे आपको पूछ देगा कि आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के सत्रों के आयोजन को क्रमानुसार, ठीक है, तिथि के अनुसार, तिथि के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखिए, आप किताबों में पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, जैसा भी करेंगे, लेकिन प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं ये आपको बताने की संभावना बहुत कम लोग रखते हैं कि हाँ आपको बताएं कि इस प्रकार का अगर जो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार के प्रश्न आपसे वहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किताबों में आपको कंटेंट भरपूर मिल जाएगा। फिर उसके बाद होता क्या है कि आप कहते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, पूछा यहीं से जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है और ऐसे ही सवाल आते हैं आपके बीच में। अब तिथि अनुसार अगर जो व्यवस्थित करने के लिए पूछ ले कि क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहला कौन सा हुआ था? सबसे पहले आएगा 4, फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा देखा जाए लीमा में आयोजित किया गया तो 4 के बाद 1 आएगा। फिर उसका बाद तीसरा कौन सा हुआ? तीसरे पे देखा जाए तो म्यूनिख आएगा, म्यूनिख तीसरे पे है। और फिर उसके बाद देन नंबर 2 आएगा, नाम जो चीन में आयोजित किया गया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 1 3 2 वाला क्रम जो आपका है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। और मिलाने के लिए आ जाए तो मिला दीजिए, या फिर सवाल यहाँ से एक प्रकार से ऐसे बन सकता है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये तीसरा टाइप हो गया कि सही सुमेलित नहीं है। इनमें से किसी एक का नाम हटा देगा। ठीक, पहले तो मिलान सही कर देगा और उसके बाद एक का नाम हटा के किसी दूसरे का नाम दे देगा। और एक आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट पूछ सकता है तो डायरेक्ट में डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि
जो तीसरा सत्र था वो कहाँ पर आयोजित किया गया? म्यूनिख में आयोजित किया गया, म्यूनिख जर्मनी में। तो ये इस प्रकार से आपसे प्रश्न भविष्य में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के, तो आप तैयार रहिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप अपने पीडीएफ ओपन करेंगे तो पीडीएफ में सब कुछ ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करके रखा गया है। और यहाँ पर आप समझ ही गए कि जो निंगाबो है चीन का, यहाँ पर 7 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक विश्व कप का अगली सत्र जो होगा उसकी मेजबानी की जाएगी, ठीक है। चलो आगे चर्चा कर ले। यहाँ चर्चा करें तो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, गृह सचिव गोविंद मोहन करेंगे एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व। यहाँ पर देखा जाए जो एयर इंडिया का विमान था और विमान क्रम देखा जाए तो AI 171 था। यहाँ पर बोइंग का जो स्टार लाइनर 7878 जो विमान था उसका जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के बारे में देखा जाए तो भारत सरकार ने 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 की दुर्घटना की जांच के लिए केंद्रीय सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो गृह मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? गोविंद मोहन के द्वारा की जाएगी, ठीक है। गोविंद मोहन के द्वारा की जाएगी, केंद्रीय सचिव है। और ये किस चीज की जांच करेंगे? AI 171। जो विभिन्न कमेटियां बनती है ना, परीक्षा में पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, जैसे दिनेश खारा समिति है। फिर उसके बाद में देखा जाए तो जो स्टैम्पीड हुई थी कुंभ मेले में, किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। तो वहां पर न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। उसी प्रकार से जो गोविंद मोहन है, इनसे संबंधित सवालों की परीक्षा पूछा जा सकता है। यहाँ देखा जाए यह समिति केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच से अलग होगी। यानी कि एक कमेटी केंद्रीय नागरिक उड्डयन जांच मंत्रालय के द्वारा पहले से गठित कर दी गई है, लेकिन ये यहां पर देखा जाए जो गोविंद मोहन के नेतृत्व में की गई है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है, ठीक है। आगे देखा जाए एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंग्लैंड के लंदन में गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। याद रखिएगा ये कहां से कहां तक के लिए उड़ान भरी थी, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां से उड़ान भरी थी। और कहां जा रही थी? ये इंग्लैंड के लंदन के गेटविक हवाई अड्डे तक जा रही थी। हवाई अड्डे का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात कर ले। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण के सह मेजबान, यहाँ पर देखा जाए वर्ष 2025 में तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। अब जो चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा उसमें को होस्ट कौन रहेंगे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखा जाए चीन और दक्षिण कोरिया गणराज्य जो है ये 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे, ठीक है। जो चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा उसमें सह मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा? चीन के द्वारा और दक्षिण कोरिया के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर चर्चा कर ले। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई। यहाँ पर देखा जाए जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी देखा जाए किसके द्वारा की गई थी? फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो तीसरा सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी किसने की थी? फ्रांस और कोस्टा रिका ने की थी। फ्रांस के नीस शहर में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात कर ले भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत की ओर से पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर गए थे, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगे चर्चा कर ले। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में 170 से अधिक देशों ने महासागर के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए घोषणा पत्र भी अपनाया। और यहाँ देखा जाए तो महासागर के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए सामूहिक कार्य पर चर्चा करने के लिए 55 से अधिक विश्व नेताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए कि विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। विभिन्न राष्ट्रों के जो उद्योग मंत्री हैं, उद्योग यहाँ पर देखा जाए विभिन्न नेता हैं तथा जो लीडर हैं वो सब यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? फ्रांस के नीस शहर में किया गया था। मेजबानी किसके द्वारा? फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा की गई थी। और अगला जो होगा उसकी मेजबानी चीन और दक्षिण कोरिया के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें। अगली खबर क्या है? यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार के कार्यकाल को 6 महीने तक सेवा विस्तार दिया गया है, ठीक है। जो यस बैंक है उसके CEO है प्रशांत कुमार और उनका कार्यकाल जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये है प्रशांत कुमार। चर्चा कर ले। भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में प्रशांत कुमार के कार्यकाल को 6 महीने का विस्तार को मंजूरी दे दी है। यहाँ देखा जाए प्रशांत कुमार का वर्तमान जो 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त होगा। प्रशांत कुमार के कार्यकाल की विस्तारित
अगर जो देखा जाए 6 महीने 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे। अभी क्या है कि ये अक्टूबर 2025 में यस बैंक के सीईओ के पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो यानी कि वो जो 6 महीने का एक्सटेंशन है वो कब से प्रभावी होगा, वो 6 अक्टूबर 2025 के बाद से प्रभावी हो जाएगा। यानी कि 6 अक्टूबर 2025 के बाद 6 महीने तक और ये यस बैंक के सीईओ बने रहेंगे प्रशांत कुमार। चर्चा कर ले यहाँ देखा जाए तो प्रशांत कुमार को यह विस्तार इसलिए दिया गया है ताकि यस बैंक का नया एमडी और सीईओ का चयन कर नियुक्त किया जा सके। ठीक है, देखा जाए प्रशांत कुमार का कार्यकाल उस दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन यस बैंक का नया एमडी और सीईओ अपना पद ग्रहण कर लेगा। यानी कि देखा जाए तो 5 यहां पर देखा जाए जो 6 अक्टूबर 2025 है, ठीक है, 6 अक्टूबर 2025 को तो ये रिटायर होंगे, लेकिन उसके बाद यहां पर देखा जाए तो यस बैंक का जो नया सीईओ या एमडी बनेगा उसकी खोजबीन चालू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मिल जाते हैं, अगर 3 महीने के भीतर ही, अक्टूबर के बाद 3 महीने के भीतर ही मिल जाते तो उसी टाइम ही अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है, इनको 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखा जाए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत जो भारतीय निजी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के पहले आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक होता है। यहां पर देखा जाए आरबीआई से अनुमति लेना आवश्यक है किस अधिनियम के तहत, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत। अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को देखा जाए तो भारतीय निजी बैंकों को अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करना है तो वो पहले आरबीआई से परमिशन लेगा और परमिशन लेने के बाद ही उसको अध्यक्ष या सीईओ नियुक्त करेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखा जाए शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह का नाम आपने सुना होगा। इनको 2023 के श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध यहां पर देखा जाए प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को 12 जून 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य, ठीक है, लक्ष्मणाचार्य द्वारा 2023 का श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको 2023 के श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, परीक्षा में आपसे पूछे तो याद रखिएगा सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। यहां देखा जाए प्रारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ठीक है, प्रारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये 22 अप्रैल 2025 को डॉक्टर सोनल मानसिंह को ये पुरस्कार प्रदान करने वाली थी, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर 22 अप्रैल को ही जो आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम का, ठीक है, वहीं पर देखा जाए उसी के कारण इस जो प्रोग्राम होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया था। आगे देखा जाए ये आज की खबर है, आज दोपहर में ही देखा जाए तो गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है राजपत्र में और जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चर्चा कर लें। भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जून 2025 को जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनगणना भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए कब होगी, तो 1 मार्च 2027 तक। ठीक है, 1 मार्च 2027 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और वहीं पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित जो राज्य है यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर देखें तो 1 अक्टूबर 2026 तक का टाइम फिक्स किया गया है कि 1 अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ वर्तमान में देखा जाए तो भारत के महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है। याद रखना, मृत्युंजय कुमार नारायण, यहाँ पर उन्हीं के द्वारा यह अधिसूचना भी जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने जारी किया है लेकिन अधिसूचना पे मोहर दस्तखत उन्हीं का है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, मृत्युंजय कुमार नारायण। ये कौन है, वर्तमान में भारत के महारजिस्ट्रार और यहाँ महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जनगणना होने वाली है और इनका नाम देखा जाए तो आज आप याद कर लीजिए और ये 10 साल तक काम आएगी। 10 साल तक आपको इनका नाम याद रखना होगा। ठीक, चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 में मुंबई यू मुंबा ने जीता खिताब। ठीक है, किसने जीता है खिताब, मुंबई की यू मुंबा ने जीत लिया है अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 का खिताब। चर्चा कर ले यहाँ पर। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले में मुंबई की यू मुंबा ने 15 जून की रात, ठीक है, 15 जून की रात जयपुर पैट्रियाट्स को 8-4 से हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। ठीक है, यानी कि पहली बार है कि अल्टीमेट टेबल टेनिस का खिताब किसने जीता है, यू मुंबा ने जीता है। किसे पराजित किया, तो जयपुर पैट्रियाट्स को पराजित किया है। कब खेला, यहाँ फाइनल कब खेला गया था, तो 15 जून को फाइनल खेला गया था। चर्चा कर ले। आकाश पाल और बर्नेड स्टोक्स, ठीक है, को फाइनल के लिए भारतीय और विदेशी खिलाड़ी चुना गया है। यानी जो प्रसिद्ध, मतलब यानी कि
टॉप भारतीय खिलाड़ी और टॉप विदेशी खिलाड़ी किसको किसको चुना गया है? आकाश पाल को भारतीय खिलाड़ी के रूप में, और विदेशी खिलाड़ी के रूप में देखा जाए तो बर्नडेट स्टोक्स को चुना गया है। ठीक है, यहाँ आगे देखा जाए वहीं जो जीत चंद्रा है, जीत चंद्रा को शॉर्ट ऑफ द फाइनल से सम्मानित किया गया है। शॉर्ट ऑफ द फाइनल से किसको सम्मानित किया गया है? जीत चंद्रा को सम्मानित किया गया है अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 में। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें, महत्वपूर्ण है आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से देखा जाए, और ये आपके जीएस पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 6 में देखा जाए, जो मेंस का एग्जाम जब आप देते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक का एक पार्ट वहां पर दे रखा है, उत्तर प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब उत्तर प्रदेश में जब प्रक्षेपण हो रहा है रॉकेटों का, विमानों का प्रक्षेपण भविष्य में होगा, तो उत्तर प्रदेश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए इसरो ने यूपी में पहला सफल रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण किया है। ठीक है, खबरों में क्या रहा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, कहां से? कुशीनगर से, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट, यहां पर देखा जाए 2025 इंपॉर्टेंट फॉर प्री 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे देखें, यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड का परीक्षण किया गया है। ठीक है, भविष्य में देखा जाए तो लगभग 800 जो उपग्रह है उनका प्रक्षेपण किया जाएगा। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रॉकेट प्रक्षेपण किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखें यहां पर, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को चेन्नई में गरुण एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, गरुण एरोस्पेस के द्वारा जो कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा थी उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है कमलेश पासवान। ठीक है, आगे देखें, उद्घाटन के साथ ही कमलेश पासवान ने 300 उत्कृष्टता केंद्रों का भी अनावरण किया है और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई है। यहाँ ट्रेन द ट्रेनर यानी ड्रोन उड़ाने के लिए जो ट्रेनर होंगे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके लिए देखा जाए कार्यक्रम लॉन्च किया गया किसके द्वारा? डीजीसीए के द्वारा। ठीक है, डीजीसीए के द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसका अनावरण भी किसके द्वारा किया गया है? कमलेश पासवान के द्वारा ही किया गया। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। यह पहल जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए विशाखापत्तनम जो है इसको राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है। राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? विशाखापत्तनम को चुना गया है। चर्चा कर लेते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है। यहां देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा जो हुई थी ये 2014 में, ठीक है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। ठीक, यहां आगे हम बात कर लें, पहला जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है इसका आयोजन कब किया गया था? 2015 में किया गया था। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो था इसका आयोजन 2015 में किया गया था। हर साल 21 जून को यह मनाया जाता है जो ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है। ठीक है, यह पहल अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी है जो समग्र स्वास्थ्य एवं जीवन शैली को बढ़ावा देती है। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो पंजाब उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत की गई है। 10 जून 2025 को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत की गई है। यह भारत का पहला ऐसा राज्य स्तरीय व्यापक औद्योगिक सुधार पैकेज है जिसमें 12 प्रमुख सुधारों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रक्रिया को सरल बनाना, समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करना और निवेशक अनुकूल शासन प्रणाली को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंजाब उद्योग क्रांति पहल किसके द्वारा शुरू की गई? देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान सिंह तथा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया। अगली खबर क्या है? कीर्ति गणोरकर जो है इनको सन फार्मा का नया एमडी नियुक्त किया गया है। कीर्ति गणोरकर, इनको सन फार्मा जो है कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है सन फार्मा,
ठीक है, और उसका एमडी बनाया गया। यहाँ चर्चा कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कीर्ति गणोरकर को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर क्या है देखा जाए तो पोखरण फायरिंग रेंज में रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। जो पोखरण फायरिंग रेंज है यहाँ पर रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, जिससे इसकी सटीक हमला करने की क्षमता और मिशन की बहुमुखी प्रतिभा पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहां देखा जाए ड्रोन को सामरिक और टोही दोनों तरह के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सीमित स्थान पर काम करने की क्षमता है। मतलब ये जो ड्रोन है ये सीमित स्थान पे भी काम कर सकता है, और इस प्रकार का ड्रोन है कि ये हवाई जहाज की तरह, जैसे हवाई जहाज होती ना, हवाई जहाज उड़ान भर के जाती है, और हेलीकॉप्टर जो होता है एक स्थान पर है और वहीं पर उसका जब पंखा चलना स्टार्ट होता है तो ऊपर उठता है। तो ये दोनों प्रकार से काम कर सकता है। ये ड्रोन जो है ये दोनों प्रकार से हवाई जहाज की तरह भी काम कर सकता है, उड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है, पहिए भी लगे हुए हैं। फ्लाइट टेक ऑफ भी कर सकती है और टेक ऑफ डायरेक्टली भी कर सकती है। ठीक, यहाँ देखा जाए सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड द्वारा विकसित एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित विमान हवाई वाहन है ये। ठीक है, एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यहाँ देखा जाए हेलीकॉप्टर की तरह यह उड़ान भर सकता है और विमान की तरह उड़ान भर सकता है। 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकता है तथा इसकी कुल परिचालन सीमा देखा जाए 170 किलोमीटर है। यानी 170 किलोमीटर इसकी परिचालन सीमा है और ये 50 किलोमीटर दूरी से अधिक तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। यानी 50 किलोमीटर दूर इसको कोई लक्ष्य दिख गया, वहां टारगेट कर रहा है तो ये टारगेट कर सकता है उसको। रुद्रास्त्र देखा जाए यह लगभग 90 मिनट तक हवा में रह सकता है तथा वास्तविक समय का वीडियो प्रसारित भी कर सकता है। रियल टाइम वीडियो जो होता है उसको भी ये जारी कर सकता है रुद्रास्त्र। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। युद्ध सामग्री के बारे में चर्चा कर ले तो यह कम ऊंचाई पर हवाई विस्फोट करने के में सक्षम है। कार्मिक विरोधी भूमिका के लिए स्मार्ट वॉरहेड्स से सुसज्जित है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो मनुष्यों का कार्य जो है, ठीक है, अनमैन्ड हो जाएगा पूरी तरीके से, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से हमला करने में सक्षम है। 90 मिनट तक हवा में रह सकता है। 50 किलोमीटर दूरी तक इसकी रेंज क्षमता है कि 50 किलोमीटर दूरी तक ये हमला कर सकता है। टोटल परिचालन सीमा 170 किलोमीटर, यानी 170 किलोमीटर का रेंज ये कवर कर सकता है। जा सकता है 170 किलोमीटर, आ सकता है वापस। ठीक है, चलिए अगली खबर पे देखें तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसको नामित किया गया है। फोटो देख के आप समझ गए होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 13 जून 2025 को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के आधिकारिक रूप से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है। यहां देखा जाए यह नियुक्तियां पारंपरिक खेलों और स्पोर्ट्स के बीच एक ऐतिहासिक मेल है, क्योंकि 5 बार के बैलन डोर पुरस्कार से विजेता अब प्रतिस्पर्धी गेमिंग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देंगे। यहां देखा जाए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 7 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक रियाद के सऊदी अरब में किया जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछे कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। ठीक है, रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा और इसमें 2000 खिलाड़ी तथा 200 क्लब और 100 देश भाग लेंगे। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें और अंतिम खबर है हमारी। प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हो गया है। ठीक है, प्रसिद्ध देखा जाए तो प्रसिद्ध कश्मीरी गायक थे ये उस्ताद गुलाम नबी शाह। परीक्षा में पूछा जा सकता है इनके बारे में, जाने रहिए। प्रसिद्ध कश्मीरी लोक संगीतज्ञ और सांस्कृतिक प्रतीक देखा जाए उस्ताद गुलाम नबी शाह को जम्मू कश्मीर के देखा जाए डंगी वाचा रफियाबाद जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है स्थित अपने पैतृक गांव में इनका निधन हो गया। यहाँ देखा जाए उस्ताद गुलाम नबी शाह जो है इनको क्या कहा जाता था, किस उपनाम से जाना जाता था, तो इनको हमले बुलबुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हमले बुलबुल इनको कहा जाता था। हमले बुलबुल के नाम से ये प्रसिद्ध थे। उस्ताद क्या नाम था इनका, गुलाम नबी शाह। ठीक है, कहाँ से थे, बारामूला जम्मू कश्मीर से थे और सांस्कृतिक प्रतीक भी थे। लोग जो कश्मीरी लोक संगीत है उसके लिए इनको जाना जाता था। अब चलिए आज के वीडियो पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है, म्यूनिख ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। भारत का कौन सा स्थान रहा, पहला रहा, दूसरा रहा, तीसरा या चौथा रहा। प्रश्न संख्या 2 है, एयर इंडिया AI-171 की दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसे सौंपा गया, VK त्रिपाठी को, जितेंद्र सिंह को, गोविंद मोहन को या अशोक मल्होत्रा को। क्वेश्चन नंबर 3 है,
चौथे, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2028 का सह मेजबान कौन से देश होंगे? फ्रांस और कोस्टारिका, चीन और दक्षिण कोरिया, भारत और जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनमाल सिंह, मल्लिका साराभाई या शोभना नारायण। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना 2025 अधिसूचना के अनुसार भारत में अधिकांश क्षेत्रों के लिए गणना कब तक चलेगी? ठीक है, अधिकांश क्षेत्रों की बात की जा रही है। मार्च 2026, अक्टूबर 2026, मार्च 2027 या दिसंबर 2027। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरो ने यूपी में पहला रॉकेट परीक्षण कहां पर किया? वाराणसी में किया, प्रयागराज में किया, कुशीनगर में किया या लखनऊ में किया। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र किस शहर में खुला है? हैदराबाद में, चेन्नई में, पुणे में या बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऋषिकेश करेगा, विशाखापट्टनम में होगा, भोपाल में होगा या दिल्ली में होगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रुद्रास्त्र किस क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? बालासोर में किया गया रुद्रास्त्र का परीक्षण, पोखरण में किया गया है, चांदीपुर में किया गया है या पठानकोट में किया गया है। और अंतिम सवाल है, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को देखा जाए, 10 जून को, 15 जून को या 16 जून को। तो आज मैंने यहाँ पर आपसे पूछे 10 सवाल और ये वीडियो है टोटल लगभग 32 मिनट का। ठीक, 32 मिनट का वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन 10 सवालों को आपसे पूछा गया उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और जो मैंने आपको बताया ISSF विश्व कप के सवालों को कि इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, करंट अफेयर आप उसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। जब आप करंट अफेयर पढ़े तो सिर्फ रटने तक सीमित मत रहे, देखें, सोचें कि किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं और कैसे सवाल। एक बार जब आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो जब पढ़ते टाइम सारी चीज़ें वैसे ही दिमाग में चलेंगी, लेकिन एक बार आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, दिमाग में बैठाइए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर उस प्रकार से अपनी करंट अफेयर की तैयारी को धार दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।